ये ऑडियो बुक समरी मोटा भाई थियरी यूट्यूब चैनल ने बनाई है। द आर्ट ऑफ इनोवेशन, टॉम केली। इंट्रोडक्शन। क्रिएटिविटी और इनोवेशन सिर्फ एक ही इंसान से नहीं आते, इसे सही लोगों के साथ फेवरेबल या मददगार माहौल में नर्चर किया जाता है। आइडियो एक ग्लोबल अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट डिजाइन फर्म है जो ऐसा करने में कामयाब रही है। यह वही कंपनी है जिसने एप्पल का पहला माउस, पोलरॉइड का जोन कैमरा और 3 COM का पाम भी डिजाइन किया है। आइडियो ने मार्केट में बिकने वाले हजारों इनोवेटिव और कटिंग एज प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन वो इतने जबरदस्त आइडिया लाते कहां से हैं और कैसे? इस समरी में आप इनोवेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आइडियो कैसे शुरू हुआ था। आप सीखेंगे कि ऑब्जर्वेशन के लिए अपनी आंखों को कैसे ट्रेन करना है, कैसे इफेक्टिव तरीके से दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और प्रोटोटाइप यानी उसके जैसा मॉडल कैसे बनाना है। आप सीखेंगे कि क्रिएटिव टीम को कैसे मोटिवेट करना है और अपने वर्कस्पेस यानी काम करने की जगह को कैसे डिजाइन करना है ताकि वह आपको इनोवेट करने में मदद कर सके। इनोवेशन एट द टॉप। आइडियो में काम करते हुए इस बुक के ऑथर टॉम केली ने नोटिस किया कि कई कंपनियां उनके पास मदद के लिए आ रही थीं। यह आइडियो के लिए अच्छी बात थी क्योंकि इससे उनके क्लाइंट्स बढ़ रहे थे, लेकिन इससे वही यह भी सोचने लगे कि क्यों इतनी सारी कंपनियां अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाहर की कंपनी से करवाना चाहती हैं। क्यों ये कंपनियां अपने आइडिया और प्रोडक्ट को खुद डेवलप नहीं कर रही है? क्लाइंट्स के साथ कुछ रिसर्च और इंटरव्यूज करने के बाद आइडियो को इसके 4 खास कारण पता चले। पहला कारण था इन कंपनियों के पास जरूरत के हिसाब से कैपेसिटी ही नहीं थी। वो जितने आइडिया क्रिएट कर सकते थे उससे ज्यादा वह चाहते थे और उन्हें जरूरत भी थी। उनके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग नहीं थे जो फुल टाइम यही काम कर सकें। दूसरा कारण है स्पीड या तेजी की कमी। हालांकि कंपनियां यह काम खुद कर सकती थीं, लेकिन उन्हें यह काम जल्दी चाहिए था। ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांस थे कि उनके अपने एम्प्लॉय ऐसी चीज को जिसे पूरा करने के लिए समय कम है, टाइम पर पूरा ना कर पाए और ऐसे केस में उन्हें काम कराने के लिए बाहर के लोगों को हायर करना पड़ता है। तीसरा कारण है उन्हें एक्सपर्ट्स की जरूरत है। बेशक इन कंपनियों के पास ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास हर चीज करने के लिए जरूरी स्किल्स ना हो। चौथा कारण है उन्हें इनोवेशन की जरूरत थी। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ हटकर सोच सकें। जब आप अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं तो कई बार ये आपके नजरिए और सोच को सीमित कर देता है और ये चीज क्रिएटिव या इनोवेटिव होने को मुश्किल बना देती है। आज इनोवेशन सभी इंडस्ट्रीज की कंपनियों के लिए टॉप प्रायोरिटी बन गया है। यह ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस को इन्वेंट करने में मदद करता है जिनकी जरूरत और चाहत लोगों को है। कंपनियां इनोवेशन के जरिए ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं, ज्यादा प्रॉफिट बनाती हैं और ग्रो करती हैं। ऐसे ही एक कंपनी कम्पेटिटिव बनी रहती है। लोगों को लगता है कि इनोवेट करने के लिए कंपनी को सभी चीजों में बेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी को बस कुछ एरिया में बहुत अच्छा होने की जरूरत है, बाकी जगहों में वह बस बेस्ट ना हो तो भी चलेगा। यही वह चीजें हैं जो उन्हें उनके कंपेटिटर से अलग बनाती है। विंजिंग इट इन स्टार्टअप मोड। टॉम केली के भाई डेविड ने आइडियो को बिना किसी ठोस बिजनेस प्लान के बनाया था। डेविड इसे एक प्रोजेक्ट की तरह देख रहे थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड के एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग कोर्स के लिए बोइंग और NCR कॉरपोरेशन में इंजीनियरिंग का रोल छोड़ दिया था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की मदद करने का फैसला किया क्योंकि उनके पास कई कंपनियों की इंक्वायरी आ रही थी। वह अपने इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डिजाइनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपर्ट खोज रहे थे। डेविड ने आइडियो को एक और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट डीन होवे के साथ मिलकर बनाया था। उन्होंने 4 इंजीनियर्स को हायर किया जो सभी डेविड के दोस्त थे। आइडियो एक ऐसा बिजनेस था जो हर एक कदम के साथ इवॉल्व या डेवलप करता जा रहा था। टीम ने आगे बढ़ते हुए चीजों को समझा। उन्होंने अपने ऑफिस के लिए मेकशिफ्ट मतलब बदला जा सकने वाला फर्नीचर बनाया। उन्होंने अपना ऑफिस वैसे डिजाइन किया जैसे वो चाहते थे। टीम के पास क्लाइंट बनाने या ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक फॉर्मल प्लान नहीं था। डेविड ने काम खोजते हुए इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जब डेविड को जेरी मैनेक से काम मिला तो वो उनके लिए एक जबरदस्त मौका साबित हुआ। मैनेक भी एक इंजीनियर और स्टैनफोर्ड के अलमनस थे। वह उस समय एप्पल के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने ही डेविड को स्टीव जॉब से मिलवाया। पूरे सिलिकॉन वैली में छोटी बड़ी सभी कंपनियां चीजों का समझने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं। सभी कंप्यूटर को लेकर इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग ब्रेकथ्रूज के शुरुआती स्टेज में थे। स्टीव जॉब्स ने डेविड और उनकी टीम को लीसर कंप्यूटर बनाने में मदद करने के लिए हायर किया। लीसर कंप्यूटर iMac के पहले आया था। स्टीव जॉब्स ने डेविड और उनकी टीम को कंप्यूटर के लिए एक माउस बनाने के लिए कहा।
एप्पल के वर्क कल्चर ने डेविड को बहुत इंस्पायर किया। वो एक बहुत ही सहयोग करने वाला और एनर्जेटिक ग्रुप था। वह एक आम कंपनी के स्टैंडर्ड से नहीं चलते थे। एप्पल में लोग कैजुअल कपड़े पहनते थे। वहां एम्प्लॉयज के बीच कोई बड़ी छोटी पोजीशन जैसी चीज नहीं थी। टीनेजर्स बड़ी उम्र के इंजीनियर के साथ काम कर सकते थे। लोग दिन के बीच में ही ऑफिस छोड़कर मूवी देखने जा सकते थे और इन सब के बाद भी वह बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर रहे थे। कुछ ही सालों में डेविड हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और कंपनियों के साथ काम कर रहे थे। उन्हें पता चला कि उनके क्लाइंट्स प्रोडक्ट और इनोवेशन के बारे में और किसी भी चीज से ज्यादा परवाह करते हैं। आखिरकार डेविड अपनी कंपनी को बड़ा बना पाए। उन्होंने दूसरी फर्म्स के साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया। कंपनी डेविड के लिए डिजाइन से बढ़कर आइडियो बन गई। आइडियो 1991 में ऑफिशियली बनाई गई थी। तब से आइडियो ने मार्केट में बिकने वाले बहुत से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने में मदद की है। इन प्रोडक्ट्स में मोबाइल फोन, लैपटॉप और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। इनोवेशन बिगिंस विद एन आई। इनोवेशन की शुरुआत गहरे ऑब्जर्वेशन से होती है। ज्यादातर कंपनियां फोकस ग्रुप डिस्कशन करने जैसी टिपिकल मार्केट रिसर्च करते हैं, लेकिन आइडियो इसे अलग तरीके से करता है। वो उन लोगों के पास जाते हैं जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। वो ये स्टडी करते हैं कि लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करते हैं। इससे आइडियो को यह जानने का मौका मिलता है कि उस खास प्रोडक्ट के लिए क्या चीज काम कर रही है और क्या नहीं। इंटरव्यू या फोकस ग्रुप डिस्कशन के साथ प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि शर्म के कारण लोग पूरा सच ना बोलें। जैसे कि अगर आपकी कुकिंग स्किल में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हो सकता है कि आपका दोस्त उस बारे में आपसे कुछ ना कह पाए, बल्कि वो कहेंगे कि आपकी कुकिंग अच्छी है, लेकिन यह फीडबैक आपकी कुकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद नहीं करेगा। कई बिजनेस के साथ भी ऐसा ही है। हो सकता है कि कस्टमर को पता ही ना हो कि आपके प्रोडक्ट में किस चीज की कमी है, या शायद वह यह समझा ना पाए कि इसमें क्या गड़बड़ है। इनोवेशन का मतलब है कि आप रूल्स तोड़ने के लिए कितने तैयार हैं, खासतौर पर तब जब कोई चीज काम नहीं कर रही हो। इसका मतलब है ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसे लोग आसानी से यूज कर सकें। एक प्रोडक्ट के साथ उनका बिहेवियर नेचुरल होना चाहिए और इसलिए अपनी आंखों और कानों से ऑब्जर्व करना इनोवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह कस्टमर्स के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एक्टिव ऑब्जर्वेशन को प्रैक्टिस करना शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, खासतौर पर एक एडल्ट के रूप में। आप अनजाने में जिंदगी के कई स्टेज को पार करके बड़े होते हैं। आप अपनी की हुई सभी चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। ऐसा इसलिए होता है जब आप अपने आसपास के माहौल को अच्छे से जानते पहचानते हैं। लेकिन जब आपका एनवायरनमेंट यानी माहौल बदल जाता है तो आप अपनी आसपास की चीजों को लेकर ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप अब्रॉड ट्रेवल कर रहे हैं। आप एक ऐसी कार रेंट पर लेते हैं जो आपने पहले कभी नहीं चलाई है। आप नए स्पोर्ट्स या एक्टिविटी ट्राई करते हैं। इन नए एक्सपीरियंस के दौरान आप क्यों या क्यों नहीं जैसे सवाल ज्यादा पूछते हैं। आप यह सवाल तब नहीं करते जब आप अपने डेली रूटीन में जी रहे होते हैं। यही वह सवाल है जो आपको इनोवेशन के लिए ऑब्जर्व करते समय पूछने की जरूरत है। अपने थॉट्स, रिएक्शन और सवाल को लिखिए। अगर आपके लिए कुछ अनकंफर्टेबल है तो उसे भी नोट कर लीजिए। अगर किसी चीज को लेकर आप प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो इसके चांस ज्यादा हैं कि आप उसका जवाब सोच पाएंगे। यही इनोवेशन है। आइडियो में प्रॉब्लम्स को डॉक्यूमेंट करने के इस प्रोसेस को बग लिस्ट कहा जाता है। एक्टिव ऑब्जर्वर होने की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपकी आंखें नई चीजों के लिए खोल देता है। आपको यह एहसास होता है कि कोई भी आपकी तरह नहीं है। कोई भी दूसरा उस चेयर में वैसे नहीं बैठता जैसे आप बैठते हैं। दूसरा कोई बिल्कुल वही कंफर्ट महसूस नहीं कर सकता जो आप करते हैं। लोगों के बीच इन सारे डिफरेंसेस के बारे में अवेयर होने से आपके लिए इनोवेट करना आसान हो जाएगा। आपको कस्टमर्स को ज्यादा खुश करने और नए प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट बनाने के नए तरीके मिलेंगे। द परफेक्ट ब्रेनस्टॉर्म। बहुत से लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी दिमाग के घोड़े दौड़ाने को हल्के में लेते हैं। उससे भी बढ़कर लोगों को लगता है कि उन्हें पता है ठीक से ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियो के कल्चर का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे प्रोडक्ट में आगे चलकर होने वाले प्रॉब्लम का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीचे बेहतर तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के 7 सीक्रेट बताए गए हैं। पहला है अपने फोकस को शार्प कीजिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग का क्या मकसद है उसे लेकर हमेशा स्पेसिफिक रहिए। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखिए।
स्पेसिफिक होने का बैलेंस बनाना यहाँ बहुत मायने रखता है, यानी कोशिश कीजिए कि आप इतने ज़्यादा स्पेसिफिक भी ना हो जाए कि वह किसी आइडिया को ही सीमित कर दे। कोशिश कीजिए कि आप इतने जनरल भी ना हो जाए कि किसी को समझ ही ना आए कि वो किसके लिए आइडिया लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के पहले कुछ मिनट प्रॉब्लम की प्रॉपर स्टेटमेंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते। इफेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट कस्टमर या प्रोडक्ट की खास जरूरत पर फोकस करता है। यह किसी खास प्रोडक्ट को सही तरीके से बनाने के बारे में नहीं है। जैसे बाइसिकल कप होल्डर्स के स्टेटमेंट को ही लीजिए। यह आप जो प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा है। हो सकता है कि साइकिल चलाने वाले कप इस्तेमाल करना ही ना चाहें। अगर ऐसा होता है तो उन्हें कप होल्डर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए बेहतर स्टेटमेंट यह हो सकता है, बाइक चलाने वालों की बिना गिराए या मुंह जलाए कॉफी पीने में मदद करना। यह आपकी टीम को कॉफी पीने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके सोचने में मदद करता है। इसके जरिए उनके कई पॉसिबल सॉल्यूशन खोजने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा है प्लेफुल या मस्ती भरे रूल्स रखिए। आइडिया के बारे में सीरियस डिबेट या क्रिटिसिज्म को जितना हो सके उतना कम रखिए। आप यह बाद में याद रखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के सबसे शुरुआती स्टेज में आता है। आपका गोल है आपकी परेशानी को हल करने के लिए जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा आइडिया डेवलप करना। आप बाद में इसमें सुधार कर सकते हैं। सीरियस क्रिटिसिज्म या बातचीत टीम की क्रिएटिव एनर्जी को खत्म कर सकती है। तीसरा है अपने आइडिया की एक लिस्ट बनाइए। यह ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के दौरान आप जो आइडियाज निकालते हैं उसे ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। इसके दो फायदे हैं। पहला तो यह ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से पहले और उसके दौरान ब्रेनस्टॉर्म्स को मोटिवेट करता है। दूसरा आपको आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद मिलती है। चौथा है बिल्ड और जंप। ब्रेनस्टॉर्म सेशन में अक्सर बिल्ड और जंप के छोटे पीरियड होते हैं। किसी भी टीम में आपको कई लोग मिलेंगे जो अलग अलग तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। हाई एनर्जी ब्रेनस्टॉर्मर्स ऐसे लोग हैं जो पावर कर्व्स में काम करते हैं। इसका मतलब है उनका हाई एनर्जी लेवल कुछ कुछ समय के लिए रहता है, फिर उनका लेवल कम हो जाता है। चलिए बाइक चलाते हुए कॉफी पीने वाले एग्जाम्पल में दोबारा जाते हैं। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए एक बिल्डिंग सजेशन हो सकता है, शॉक अब्जॉर्बर्स बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन जब बाइक बम्प से टकराता है तब हम कॉफी को गिरने या छलकने से कैसे रोक सकते हैं? इस तरह के कमेंट आइडिया को बनाना कंटिन्यू रखते हैं। अब जंपिंग सजेशन कैसे दिखते हैं? जंप किसी और चीज में मूव करने की कोशिश होती है। जैसे चलो सोचने का तरीका बदलते हैं और कुछ हैंड्स फ्री यानी हाथों को फ्री रखने के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। एक बाइकर कैसे पूरे समय अपना हाथ हैंडल बार कर रख सकता है? बिल्डिंग और जंपिंग किसी आइडिया को खत्म होने से बचाते हैं। यह आइडिया में कुछ नया जोड़कर या नए आइडियाज बनाकर मोमेंटम को बनाए रखते हैं। पांचवा, आप यह पक्का करें कि आप इन सब आइडियाज को एक ऐसी जगह लिखें जहां उसे सब देख सकें। वह एक पोस्ट इट से भरी दीवार हो सकती है या एक बड़ा सा पेपर या फिर एक व्हाइट बोर्ड। अगर आप चाहते हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक हाईली कोलैबोरेटिव यानी सहयोग देने वाला एफर्ट है। लोग एक ग्रुप में एक साथ काम करते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि किसी को स्क्राइब का रोल दिया जाए। स्क्राइब की ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने की एबिलिटी ग्रुप को साथ जोड़े रखती है। छठा है अपने मेंटल मसल्स को स्ट्रेच कीजिए। कई बार लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा वार्म अप देना मददगार होता है। यह कुछ सिचुएशंस में खासतौर पर सच साबित होता है। तब वार्म अप कराइए जब वह ग्रुप पहली बार एक साथ काम कर रहा हो या उस ग्रुप ने एक साथ ज्यादा काम ना किया हो। आप तब भी वार्म अप करवा सकते हैं जब ग्रुप किसी गैरजरूरी मुद्दे के कारण डिस्ट्रैक्ट हो गया हो। एक तरह का वार्म अप जो आइडियो लोगों को अपना दिमाग क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करता है वह है वर्ड गेम। यह मेंबर्स को एक दूसरे से घुलने मिलने में मदद करता है। यह जरूरी है खासतौर पर उन टीम मेंबर्स लिए जिनकी एक दूसरे से उतनी जान पहचान नहीं है। दूसरा वार्म अप एक्टिविटी है कंटेंट से जुड़ा हुआ होमवर्क करना। जैसे मान लीजिए आप टॉय इंडस्ट्री में एक नई टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। आप दो ग्रुप को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होमवर्क दे सकते हैं। एक ग्रुप पढ़कर और कुछ लेक्चर को सुनकर स्टडी कर सकता है, दूसरा ग्रुप एक टॉय स्टोर में जाकर वहां सब चीज को ऑब्जर्व कर सकता है। तीसरा ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में बिना कोई एक्टिविटी किए शामिल होगा। वह ग्रुप जो टॉय स्टोर में गया था उसके ब्रिलियंट आइडिया के साथ आने के ज्यादा चांस हैं। आखिर में सिर्फ दिमाग से काम ना करके अपने शरीर का भी इस्तेमाल कीजिए। अच्छे ब्रेनस्टॉर्म्स बहुत ही विजुअल लोग होते हैं। वह अपने आइडिया को ड्रॉ स्केच करते हैं या उसका माइंड मैप और डायग्राम बनाते हैं।
ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से ड्रॉ करने के बारे में नहीं है। यह अपने आइडिया को विजुअली डॉक्यूमेंट और एक्सप्रेस करने लायक होने के बारे में है। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो तो खुद पर बहुत अच्छा आर्ट बनाने का प्रेशर मत डालिए। जो चीज़ बेस्ट ब्रेनस्टॉर्म्स को अच्छे ब्रेनस्टॉर्म्स से अलग करता है वह है कि वो अपने दिमाग के साथ साथ शरीर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है सेशन में बहुत सारे अलग अलग मटेरियल और मॉडल्स लेकर आना। आप ब्लॉक, क्ले, पेपर या ऐसे किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे एक साथ जोड़ा और अलग किया जा सकता है। अपने कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स, पुराने प्रोटोटाइप या किसी और फील्ड से सिमिलर टूल्स ले आइए। ये सभी चीजें प्रॉब्लम को नए नजरिए से देखने के लिए कई नए तरीके बता सकती हैं। एक कूल कंपनी नीड्स हॉट ग्रुप्स, अकेला जीनियस जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई भी अमेजिंग प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट किसी भी एक इंसान के द्वारा नहीं बनाया जाता। सभी महान काम महान टीम्स का नतीजा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मैकिन्टॉश कंप्यूटर, वोल्क्सवैगन बीटल और लॉकहीड स्किंक वर्क्स को ले सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स महान टीम ने एक साथ काम करके बनाए हैं। एक क्रिएटिव टीम को क्या मोटिवेट करता है? इसके लिए बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं। उनमें से एक है पैशन और सब्र। यह एक टीम को जितना अच्छा मुमकिन है उतना अच्छा आउटपुट बनाने की इच्छा को बढ़ाता है। दूसरों के लिए ये किसी एक्साइटिंग चीज का हिस्सा बनने का मौका है। जैसे बहुत से डेवलपर्स लाइनक्स पर काम करना चाहते थे। लाइनक्स को दुनिया का सबसे अच्छा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनना था। यह कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं किया गया था। आइडियो का एक प्रोजेक्ट जो पैशन से भरा हुआ था वह बच्चों की कार सीट का था। आइडियो की टीम ने कंपनी के अंदर से ही वॉलंटियर्स की खोज की। उनमें से एक वॉलंटियर ऐसा था जिसके बच्चे थे। उन्हें बच्चों की सेफ्टी की बहुत ज्यादा चिंता थी। उन्होंने पहले ही अपने 3 बच्चों के लिए 10 अलग अलग कार सीट खरीद रखी थी। उस पिता की इस प्रॉब्लम को लेकर जोश और इन्वेस्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट के सक्सेस में मदद की। उन्हें बस अपने बच्चों की सेफ्टी की चिंता नहीं थी, उन्हें और भी हजारों बच्चों की सेफ्टी की चिंता थी। क्रिएटिव टीम्स प्रॉब्लम सुलझाने के लिए भी एक साथ काम करती हैं। वह रुकावट और चैलेंजेस को दूर करने के लिए तरीके खोज लेते हैं। जैसे आइडियो के एक टीम मेंबर को सिलिकॉन वैली की एक कंपनी के साथ प्रॉब्लम आ रही थी। उस कंपनी का मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से सबकंट्रैक्टर्स पैसे ना मिलने तक आगे काम करने के लिए मना कर रहे थे। आइडियो के एक मेंबर ने अपने पर्सनल अकाउंट से $18,000 निकाले और उन सबकंट्रैक्टर्स को दिए। फिर उसने इसकी एक्सपेंस रिपोर्ट मैनेजमेंट को भेज दी थी ताकि मैनेजमेंट उसे उसके पैसे वापस दे सके। इस तरह से वह प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। यह डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल है। यह जरूरत पड़ने पर रूल्स को मोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने की इच्छा को दिखाता है। यह इफेक्टिव क्रिएटिव टीम की खासियत होती। लेकिन क्रिएटिव टीम्स कामयाब कैसे होती है? इसकी शुरुआत उन 3 सवालों का जवाब देने से होती है जिसकी परवाह सभी टीम मेंबर्स करते हैं। एक पुराने फुटबॉल कोच लू होल्ट्स ने बताया था कि टीम्स हर साल बदलती है, लेकिन वह सवाल जो टीम मेंबर्स पूछते हैं वह हमेशा एक जैसे ही होते हैं और वह सवाल है, क्या आप मेरी परवाह करते हैं? क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं और क्या आप हमारी टीम के सक्सेस के लिए कमिटेड हैं? अच्छे लीडर इन सवालों का जवाब अपने काम से देते हैं, शब्दों से नहीं। वह अपनी टीम को उन पर शक करने नहीं देते। जैसे टॉम केली के भाई डेविड 1970 में बोइंग के लिए काम करते थे। उस कंपनी ने एक गलती की और उन्हें मैकेनिकल इंजीनियर ग्रुप में भेज दिया। असल में डेविड को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए था। इस गलती के बारे में बताने के बाद भी किसी ने इस गलती को सुधारा नहीं। डेविड को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप में नहीं डाला गया। बोइंग के रूल्स बहुत कड़े थे। आपको वहां ठीक 8 बजे पहुंचना होता था। अगर आप लेट हुए तो आपके सुपीरियर को रिपोर्ट कर दिया जाता था। इस तरीके का इंतजाम यह दिखाता था कि कंपनी को उसके टीम मेंबर्स की परवाह ही नहीं थी। जब इनोवेट करने की बात आती है तो एक अकेले इंसान के मुकाबले टीम ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर पाती है। अकेडमी अवार्ड विनर स्क्रीनराइटर रॉन बेस के बारे में सोचिए। वह अकेले काम नहीं करते, उनके पास 6 राइटर और रिसर्चर्स की टीम है। वह आइडिया, रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्म और स्क्रीनप्ले की आउटलाइन बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। ड्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए और फीडबैक देने के लिए एक साथ काम करते हैं। अगर बेस की टीम के आधे लोग भी ड्राफ्ट से खुश नहीं हैं तो वह उसे बदल देते हैं। ऐसा करना बेस को और ज्यादा प्रोजेक्ट लेने और स्क्रिप्ट को जल्दी खत्म करने में मदद करता है। सबसे जरूरी चीज यह है कि इससे काम की क्वालिटी इंप्रूव होती है। कई प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम करना सुनने में बुरा आइडिया लग सकता है, लेकिन काम या प्रोजेक्ट में वैरायटी होना असल में टीम को इंस्पायर कर सकता है।
कई प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करना वैरायटी देता है। टीम मेंबर्स अलग अलग प्रोजेक्ट के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं। ऐसा करना उनके लिए नए आइडियाज लाना आसान बना देता है। यह एक प्रोजेक्ट में लंबा समय बिताने के बाद एक लंबा ब्रेक लेने से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। टीम का मोराल बनाना एक क्रिएटिव टीम के सक्सेस का जरूरी हिस्सा है। लोगों को स्पेशल महसूस करना चाहिए। जब वह ये महसूस करेंगे कि वह खास है या उनकी अहमियत है, तब वह अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। सिर्फ इसी के लिए आइडियो हर साल एंड ऑफ ईयर सेलिब्रेशंस रखता है। सेलिब्रेशन पैसे या पार्टी कितनी बड़ी है इस बारे में नहीं है। सबसे अच्छा सेलिब्रेशन वह होता है जो टीम को याद रह जाने वाला और खास एक्सपीरियंस बनाता है। जैसे एक बार आइडियो ने एंड ऑफ ईयर सेलिब्रेशंस के लिए जिंजरब्रेड हाउस डिजाइन फेस्ट होस्ट किया था। लोगों को यह बहुत मजेदार लगा था। ज्यादातर लोग डांस करने से ज्यादा जिंजरब्रेड बनाने में इंटरेस्टेड थे। टीम का मोराल बूस्ट करने के लिए एक और अच्छा तरीका है उन्हें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी देना। जब एम्प्लॉइज को ब्रेक लेने की आज़ादी होती है तब उन्हें लगता है कि उनके पास भी ताकत है, जैसे अपनी टीम को बेसबॉल गेम या मूवी देखने के लिए दोपहर की छुट्टी देना। यह समय की बर्बादी नहीं है। ब्रेक लेने के बाद एम्प्लॉइज के पास काम करने और अच्छे आइडिया सोचने के लिए ज़्यादा एनर्जी होगी। ऐसे साधारण से ब्रेक लेने से टीम का स्ट्रेस और टेंशन कम होता है। प्रोटोटाइपिंग इज द शॉर्ट हैंड ऑफ इनोवेशन। प्रोटोटाइपिंग का काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रोटोटाइपिंग प्रोडक्ट के लिए मॉडल बनाने तक ही सीमित नहीं है। आप लगभग किसी भी चीज को प्रोटोटाइप कर सकते हैं, चाहे वह प्रोडक्ट, सर्विस या कोई कैंपेन हो। आइडियो के पास एक बार स्नोबोर्डर्स के लिए नए गॉगल्स डिजाइन करने का प्रोजेक्ट आया था। उन्होंने उसका एक स्लिम वर्जन बनाया। उन्हें इस बात का पक्का पता नहीं था कि वह गॉगल्स पहाड़ों में भी फॉग फ्री रह पाएंगे या नहीं। टीम को यह फीचर टेस्ट करना था, लेकिन कैलिफोर्निया में उस समय गर्मी थी। उनके पास ठंड कपड़े पहने और एक स्टेशनरी बाइक के साथ फैक्ट्री के अंदर गए। टीम के लोगों ने आइसक्रीम फ्रीजर के अंदर 1 घंटे तक उस साइकिल को चलाया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने जो गॉगल्स डिजाइन किया है उसमें फॉग जमता है या नहीं। यही प्रोटोटाइपिंग का असली मतलब है। इसका मतलब है टाइम का पूरा इस्तेमाल करना ताकि आपके गोल का कुछ हिस्सा अचीव किया जा सके। यह एक्शन लेने और चीजों को पूरा करने के बारे में है। प्रोटोटाइपिंग सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना है नहीं। आपने बचपन में इसे कम से कम एक बार किया ही होगा, जैसे टॉम केली के भाई डेविड हॉबी के रूप में चीजें बनाना पसंद करते थे। जब टॉम 6 साल के थे तब डेविड ने स्नोमैन से बने हुए किले बनाना शुरू किया। वह दीवारों को मजबूत बनाने का तरीका खोजने लगे। पहले वह 2 मंजिला दीवार बनाना चाहते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना आइडिया छोड़ दिया। आगे चलकर उन्हें बर्फ से ईंट बनाने का आइडिया आया। उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्स लिए और उनमें पानी भर दिया। धीरे धीरे वो पानी जम जाता और ईंट बन जाता। यह लगातार प्रोटोटाइपिंग का एग्जाम्पल है। हर बार जब डेविड और टॉम कुछ बदलते थे, वह पिछले वर्जन में कुछ इंप्रूवमेंट होता था। क्यूरियस बनिए और किसी भी चीज को समय के साथ बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे डेविड ने प्रोसेस पर ध्यान दिया, रिजल्ट पर नहीं। प्रोटोटाइपिंग का मतलब वह काम भी है जो आप जरूरत के सारे जवाब या इंफॉर्मेशन न मिल जाने तक करते हैं। आप चांस लेते हैं और धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। यह खासतौर पर अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के मामले में सच है। वो आगे बढ़ते हुए चीजों को समझते गए। उन्होंने शुरू से सब चीजों को प्लान नहीं किया था। जेफ ने आगे होने वाली ग्रोथ की स्टैटिक्स पढ़कर इंटरनेट पर बुक्स बेचने का फैसला किया था। उस स्टैटिक्स में कहा गया था कि वर्ल्ड वाइड वेब में www 2300% की ग्रोथ होगी, तो उन्होंने वॉल स्ट्रीट में अपनी जॉब छोड़ दी। जेफ ने एक मूविंग वैन को बुलाया और अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने यह भी डिसाइड नहीं किया था कि वह बुक बेचना कहां से शुरू करने वाले हैं। उनके दिमाग में उस समय बोल्डर, पोर्टलैंड और लेक टाहो थे। आखिर में जेफ सियाटल में सेटल हुए। यह जगह उस लिस्ट में भी नहीं थी जिसके बारे में वह सोच रहे थे। उन्होंने अपनी परेशानी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और वो जैसे जैसे उनके सामने आती गईं, वह फैसले लेते गए। जब उनकी पत्नी कार चला रही थी तब वह फोन कॉल कर रहे थे और बिजनेस प्लान लिख रहे थे। इनोवेटर्स अक्सर ऐसा करते हैं। जेफ की कहानी की जो सबसे खास बात है वह है समय की अहमियत। तेजी से प्रोटोटाइपिंग करना आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दिला सकता है। यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह एक्साइटिंग भी है। आपको परेशानियों से जूझना चाहिए, भले ही आप अभी तक सब चीजें समझ ना पाए हो। मोमेंटम आपको आगे बढ़ाता रहेगा और आपको जितना लगता है उससे जल्दी आप प्रॉब्लम को सुलझाना शुरू कर देंगे। प्रोटोटाइप के और फायदे भी हैं। एक मीटिंग में लिखी हुई रिपोर्ट या ड्राइंग को रिजेक्ट करना आसान है। वहीं प्रोटोटाइप्स ज्यादा सरप्राइजिंग है और ध्यान खींचने वाला भी है।
यह लोगों का दिमाग या सोच खोलने और बदलने में ज़्यादा असरदार होता है। यह मैनेजर्स और लीडर्स के लिए खासतौर पर अच्छा है क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम होता है। रिपोर्ट्स अक्सर कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग होते हैं। प्रोटोटाइप्स आसानी से समझ में आते हैं। वह एक आइडिया या नज़रिए को ज़्यादा असरदार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोटोटाइप लोगों को राज़ी कर सकते हैं। बिल्ड योर ग्रीन हाउस। पिछले चैप्टर से आपने सीखा कि प्रोटोटाइपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और ऑब्जर्विंग इनोवेशन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बिना स्ट्रॉन्ग टीम के आप इनमें से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। ये वो है जो एक कंपनी के अंदर इन सभी कॉन्सेप्ट को जिंदा करते हैं। इनोवेशन की टीम की जरूरत होती है। तो आप टीम को कैसे बना सकते हैं? ऐसा आप ग्रीन हाउस बनाकर कर सकते हैं। ग्रीन हाउस अच्छे आइडियाज को बढ़ावा देने की जगह है। आपको एक ऐसा वर्कप्लेस बनाने की जरूरत है जो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए अच्छा हो। यह आपकी टीम को एक साथ मिलकर काम करने में मदद करेगा। ज्यादातर कंपनियां अच्छा वर्कप्लेस बनाने को उतना महत्व नहीं देती, लेकिन यह उतना ही जरूरी है जितना कंपनी के लिए सही लोगों को हायर करना। आइडियो को इसे आसान बनाना पसंद है। वह वर्कप्लेस बनाते समय जितना हो सके उतना कम रूल्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यह कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जिन्हें आइडियो वर्कप्लेस बनाते समय शामिल करने की कोशिश करता है। सबसे पहले नेबरहुड या फिर आसपास की चीजें बनाएं। इन नेबरहुड को प्रोजेक्ट की तरह देखिए। इन्हें अपने एम्प्लॉइज के लिए फ्लेक्सिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह बनाएं। वर्कप्लेस ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आपके लोग काम कर सकें। उसे आपके वर्कर्स को इंटरेक्ट और कोलैबोरेट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। जैसे आइडियो के ऑफिस में सेंट्रल टेबल होते हैं जो 3-4 लोगों के लिए पार्क की तरह काम करते हैं। दूसरा, वर्कप्लेस ऐसा होना चाहिए जहां एडजस्ट कर पाना मुश्किल ना हो और जो किसी भी समय बदला जा सके। इसका मतलब है वर्कप्लेस डिजाइन करते समय उसे प्रोटोटाइप जैसा रखना चाहिए। टीम्स और प्रोजेक्ट्स बदलते हैं और एडजस्ट करते हैं तो उनके वर्कप्लेस को भी वैसा ही होना चाहिए। आइडियो अपनी जगहों को आसानी से बदला जा सकने वाला बनाता है। उन्होंने वर्कप्लेस में टीम मेंबर्स के लिए चीजों को यहां वहां करना और बदलना आसान बनाया है। वहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। कंपनियों को अपने क्रिएटिव स्टाफ को उनकी जरूरत के हिसाब से जगह बदलने देना चाहिए। इसी तरह से वह अपना बेस्ट दे पाएंगे। जैसे पिक्सर के सभी एम्प्लॉइज के वर्कप्लेस अलग अलग हैं। एक एम्प्लॉय का वर्कस्टेशन टीकी हट या झोपड़े की तरह दिखता है। दूसरे एम्प्लॉय का वर्कस्टेशन बच्चे के बेडरूम जैसा दिखता है। ऐसा करने से पिक्सर को कई लाजवाब फिल्म बनाने में मदद मिली है, जैसे टॉय स्टोरी और ए बग्स लाइफ। आखिर में अपने वर्कप्लेस को अपनी ओर ध्यान खींचने वाला बनाए। उसे ऐसा बनाए कि वह आपके एम्प्लॉयज की, आपकी कंपनी की और आपके काम की कहानियां कह पाए। ऑफिस कैसा दिखना चाहिए और उसे किस तरह काम करना चाहिए, इसमें सबको बोलने का हक होना चाहिए। आइडियो स्टूडियो हेड को पूरी जगह का पैटर्न डिजाइन करने की इजाजत देता है और फिर वह अपने टीम मेंबर्स को उनकी जगह को जैसा वह चाहे वैसा पर्सनलाइज करने देते हैं। लोगों को उनके वर्कस्पेस की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की आज़ादी देना इनोवेशन को बढ़ावा देने का बेहतरीन तरीका है। जैसे आइडियो के एम्प्लॉय जिम फ्यूरर को कंपनी में अपनी बाइक पार्क करने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी तो उन्होंने उसे हुक्स के जरिए छत पर लटकाने का फैसला किया और यह काम कर गया। अब और भी एम्प्लॉयज अपनी बाइक्स को ऊंची छत पर लटकाने लगे हैं। अब यह उनके वर्कस्पेस का आम सा हिस्सा बन गया है। जगह या स्पेस लोगों को उनके आइडियाज को प्रोसेस करने और उनके साथ खेलने में मदद करता है। बस यह याद रखिए कि जब आप स्पेस को बना रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं तो उसे सिंपल रखिए। डिजाइन और फर्नीचर भरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ सबसे जरूरी चीज है इस बात को अहमियत देना है कि वो जगह आपकी टीम के लिए कैसे काम कर रहा है। स्पेस को लेकर एक बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है वह है कि कई कंपनी में आम बात है कि सुपीरियर्स या सीनियर्स को बेहतर स्पेस दिया जाए। जैसे ध्यान दीजिए कि कैसे एग्जीक्यूटिव्स को आमतौर पर एक व्यू के साथ कॉर्नर ऑफिस मिलता है। पोजीशन के हिसाब से स्पेस को अरेंज करने से आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन में रुकावट आ सकती है। आइडियो और बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर डेविड हेगुड को इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था। वह एक बार ऐसी कंपनी में काम कर चुके थे जहां लो रैंकिंग वर्कर्स को छोटे केबिन दिए जाते थे। बहुत ही लेकिन अच्छी बात तो यह है कि अब ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स ओपन प्लान लीडरशिप कम्युनिटी को अपना रहे हैं। अब वह प्राइवेट ऑफिस के बदले कांच की दीवार को अपना रहे हैं। यह टीम के अंदर विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। कंक्लूजन, इस समरी में आपने जाना कि यह अवार्ड विनिंग डिजाइन फर्म आइडियो क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज कहां से लाती है। आइडियो की डिजाइनिंग टीम ऑब्जर्व करती है, ब्रेनस्टॉर्म करती है, प्रोटोटाइप बनाती है और अपने वर्कप्लेस को जैसे वह चाहते हैं वैसे डिजाइन करते हैं।
सबसे पहले आपने सीखा इनोवेशन क्यों मैटर करता है। कंपनियां इसकी इतनी परवाह क्यों करती है। इनोवेशन वह ड्राइव है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने की ओर ले जाता है। इनोवेशन वह है जो कंपनी को एक दूसरे से अलग दिखाता है। इनोवेशन के बिना टेक्नोलॉजी उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाएगी जितना उसे होना चाहिए। इनोवेशन हमें ऐसी चीज बनाने में मदद करता है जो हमारी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। दूसरा, आपने आइडियो की हिस्ट्री को जाना और साथ ही जाना कि डेविड केली ने इसे कैसे बनाया था। डेविड ने अपनी डिजाइन फर्म स्टेप बाय स्टेप बनाई। उन्होंने अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हुए चीजों को समझा। नेटवर्किंग के जरिए उन्हें एप्पल क्लाइंट के रूप में मिला। डेविड धीरे धीरे और भी हाई प्रोफाइल कंपनियों के साथ काम करने लगे जिन्हें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की जरूरत थी। सालों तक उन्होंने अपनी फर्म को बढ़ाया जो आज आइडियो के रूप में सबके सामने है। तीसरा, आपने सीखा ऑब्जर्वेशन इनोवेशन का एक पिलर है। ऑब्जर्व करने वाली नज़र को डेवलप करना परेशानियों को समझने की चाबी है। यह आपको समझने में मदद करता है कि कौन सी चीज काम करेगी और कौन सी नहीं। चीजों को कस्टमर्स के नजरिए से देखिए। कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना आसान और नेचुरल होना चाहिए। चौथा, आपने सीखा कि इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कैसे कंडक्ट करना है। आइडियाज बाहर लाने के लिए और इनोवेशन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बेहद जरूरी है। आपने अपने टीम मेंबर्स को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में लगाए रखने के लिए कई टूल्स सीखे। इसमें वार्म अप्स और अपने आइडियाज को डॉक्यूमेंट करना शामिल है। पांचवा, आपने क्रिएटिव टीम्स के बारे में सीखा। सभी सक्सेसफुल इनोवेशन के पीछे उनका हाथ होता है। क्रिएटिव टीम्स को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है मोटिवेशन, कोलैबोरेशन यानी सहयोग, अच्छी लीडरशिप और टीम मोराल। यह सभी टीम की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। छठवां, आपने प्रोटोटाइपिंग के बारे में जाना। प्रोटोटाइपिंग इनोवेशन की भाषा है। आपको प्रोसेस पर भरोसा करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। इनोवेशन का फोकस प्रोडक्ट के रिजल्ट पर नहीं होता। यह लगातार छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने पर फोकस करता है। आखिर में आपने सीखा कि इनोवेशन के लिए आपको अपना ग्रीन हाउस कैसे डिजाइन करना है। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए वर्कस्पेस बहुत जरूरी है। यह किसी भी टीम की सक्सेस के लिए जरूरी है। आपको ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार करने की जरूरत है जिसमें आपकी टीम इंटरेक्ट, कोलैबोरेट और मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सबसे जरूरी बात यह है कि लोग जिस जगह पर काम कर रहे हैं उस जगह पर उन्हें आज़ादी हो। यह उन्हें इंस्पायर करेगा और बेहतर तरीके से सोचने में मदद करेगा। क्रिएटिव और इनोवेटिव होना हर इंसान, टीम और कंपनी के लिए पॉसिबल है। आइडियो की ही तरह प्रोसेस पर फोकस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और प्रोटोटाइप्स बनाए। एक ऐसा माहौल बनाए जिसमें क्रिएटिव टीम सोच सके और साथ मिलकर काम कर सके। जब वह पैशन और गोल से मोटिवेटेड होते हैं तो अमेजिंग चीजें हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मोटा भाई थियरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।